Hello everyone. As the great Thomas Alva Edison once said, there is no substitute for hard work. अगर किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता पानी है तो उस सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष और हार्डवर्क से ही होकर गुजरता है. With this quote, students, I would like to begin our today's class. But before moving ahead, I would like to give a brief introduction about myself. I am Smarika Mishra, Assistant Professor, Department of Commerce, Bora Institute of Management Sciences, and I will be teaching you Business Organization, जिसको हम हिंदी में व्यवसायिक संगठन भी कहते हैं. So स्टूडेंट, इससे पहले हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स की तरफ बढ़ें, एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करें. आइए हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सिलेबस क्या है. सो स्टूडेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपका सिलेबस 4 यूनिट में बांटा गया है. यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस. यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फॉर्म्स. यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस. स्टूडेंट्स, हमने जो आज का आपका टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है हमने यूनिट 2 से, एंड टॉपिक का नेम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स फॉर्म्स. अब इससे पहले कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड उनके फॉर्म्स के बारे में बात करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, अर्थ क्या होता है. सो आइए हम पहले उसको समझते हैं. सो किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि उस कंपनी में अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस प्रकार से बांटी गई हैं, किस तरीके से कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्लो कर रही हैं, किस तरीके से अथॉरिटीज़ फ्लो कर रही हैं, इन सब की जानकारी हमें देगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम एक पिरामिड की फॉर्म में बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो आइए हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. अब स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पिरामिड है. इस पिरामिड को 4 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बांटा गया है. सबसे ऊपर आएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं. सेकंड यानी कि मिडिल मैनेजमेंट में कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स आएंगे. थर्ड में लोअर लेवल या फिर जिनको हम कॉमनली सुपरवाइजर्स भी कहते हैं वो आएंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी के जो भी वर्कर्स हैं वो सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ कंपनीज फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स इंटेंडेड रोल्स, प्रोसीजर्स, गवर्नेंस मैकेनिज्म, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. अगर किसी भी कंपनी में कोई ऑर्डर फ्लो हो रहा है तो आपको पता है कोई भी ऑर्डर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल आता है. तो वो ऑर्डर किन किन की पोजीशन से होकर गुजरेगा, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अगर किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को रिपोर्टिंग करनी है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसकी जानकारी भी हमें देता है किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो आई होप स्टूडेंट्स, विद दिस एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो हो गई होगी, और अगर नहीं भी हुई है तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है जो कि हमें दर्शाता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके प्रकार. सो यहाँ पे हम 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं. सबसे पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 2 पे है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 3 पे है फंक्शनल स्ट्रक्चर. नंबर 4 पे है डिविजनल स्ट्रक्चर. नंबर 5 पे है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है हमारा पहला फॉर्म, दैट इज लाइन. सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में रेखा संगठन भी कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है?
लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहां पे कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ओर आता है। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई आदेश देना होगा तो वो आदेश देंगे कंपनी के मैनेजर्स को, और मैनेजर इन टर्न किसको आदेश देंगे? कंपनी के एम्प्लॉयज या कंपनी के वर्कर्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। एंड अगर इसी कंपनी में कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशन है जो कि कोई वर्कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर को देना चाहता है, तो वो डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से संपर्क नहीं कर सकता। यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर जाएगी। मतलब यहाँ पे जो वर्कर होगा, जो एम्प्लॉय होगा, वो अपना सजेशन देगा अपने मैनेजर को, और मैनेजर इन टर्न देगा सजेशन अपने बॉस को। So, line organization is a simple and oldest type of organization where authority flows vertically, ऊपर से नीचे की ओर in a hierarchical order. Hierarchical order का मतलब एक proper order में डायरेक्टली कोई किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा एक प्रॉपर हायरार्की का उनको पालन करना ही पड़ेगा। इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सबसे पहले मिलिट्री में यूज़ किया गया था, इसलिए इसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्केलर ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ किसके पास होंगी? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारा काम तो खुद नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? अपनी अथॉरिटी थोड़ी सी डेलीगेट कर देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जनरल मैनेजर को। अब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर भी इंटर्न क्या करेंगे? वो मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट कर देंगे। एंड जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो वर्क मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेगा। एंड ऐसे करके जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएगी। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अथॉरिटी है वो फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल की तरफ आ रही है, और वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लो लेवल से हाई लेवल की ओर जा रही है। मतलब कि जो वर्कर होगा उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र के लिए होगी, जो सुपरवाइज़र होगा उसकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इमीडिएट फॉरमैन की होगी। एंड ऐसे ऐसे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ फ्लो करेगी। सो स्टूडेंट, ये था आपका बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आइए हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। सो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। The person at the topmost position delegates authority to his subordinates, and who in turn delegates to his subordinate, and this continues till the bottom of the organization structure is reached. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी अथॉरिटी होगी वो डेलीगेट होके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्रकार से बढ़ जाएगी। अब लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम फ़ायदों की बात कर लेते हैं। तो फ़ायदों में सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी। अब सबको पता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना एंड सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड, डिविजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे प्रॉपर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट दिया जाता है। हर इंसान को पता होता है कि उसे किसको रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल हो पाता है। फोर्थ इज स्पीडी एक्शन। सब सबऑर्डिनेट को पता है कि उन्हें किस इमीडिएट बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है उसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं होता और जो भी एक्शन लिया जाता है वो क्विकली लिया जा सकता है। नेक्स्ट, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन।
हर सबऑर्डिनेट को पता है कि जो भी कमांड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एंड अगर उसे रिपोर्टिंग करनी है तो किसको रिपोर्टिंग करनी है। सो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम बेटर तरीके से फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। अगेन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल वे में बटा होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी क्विकली हो जाती है। एंड लास्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से सुपीरियर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम देख लेते हैं कि नुकसान क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अब डिले कैसे, हालांकि हमने ये डिस्कस किया कि एडवांटेज में कि डिसीजन मेकिंग है वो बहुत क्विक हो जाती है, बट क्या होता है, हमने आपको बताया कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन, जो भी सजेशन जाएगा वो बहुत सारे लेवल्स को पार करके जाता है। इससे कभी कभी क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो काफ़ी डिले हो जाती है। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लाइन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल एंड छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। जो बहुत बड़ी या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट, वन वे कम्युनिकेशन किल्स क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं एंड सबऑर्डिनेट्स को वो ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। सो इससे क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रखती, अपने वर्कर्स से सजेशंस एक्सेप्ट नहीं करती। सो ऐसे में क्या होता है कि जो सुपीरियर्स और जो सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी, उनका इनिशिएटिव मर जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिटेड कम्युनिकेशन। हर सबऑर्डिनेट को अपने डायरेक्ट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है, जिससे कि कम्युनिकेशन बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।